प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो चल रहा है हमारा टॉपिक, जो कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों ही के टीचर के पदों के लिए समान रूप से उपयोगी है। मैं आपको लगातार ये जो कंटेंट आपको भेज रहा हूँ और आपके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिल रहा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लगभग ये लास्ट जो है टॉपिक है, मैं उसकी तरफ चल रहा हूँ। इसके बाद एक या दो टॉपिक जो है और सेकंड ऑर्डर वाले बचेंगे। तो आज वाला जो टॉपिक है आपके सामने देखो, डायरेक्ट यहाँ पर कुल 5 क्वेश्चन लिखे हैं, मतलब 5 डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने मैंने लिखे हैं। आप ध्यान से इनको ऑब्ज़र्व करें अगर, तो अभी तक जो मैंने पीछे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करवाए हैं वो और ये उनसे किस तरीके से डिफ़र है। यहाँ आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड एज इट इज़। सेकेंड टर्म में अगर ध्यान से देखो तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड एक्स डी वाई डी एक्स। यानी लास्ट टर्म है वो भी आप देखो एन वाई एन वाई एन वाई एन वाई एन वाई, और इधर आपका कोई न कोई एक्स का फंक्शन है। ध्यान से देख ले, एक्स स्क्वायर लोग एक्स, एक्स स्क्वायर लोग एक्स, 2x स्क्वायर 2 लोग एक्स, इस तरीके से। मतलब इन क्वेश्चन में कुछ खास पैटर्न है। यानी जितनी घात का ये जितनी ऑर्डर का इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का है तो साथ में एक्स स्क्वायर है। इससे पहले अगर पद होता, अगर यहाँ 3 होता d3y बाई डी एक्स 3, तो यहाँ क्या होता एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब d3y बाई डी एक्स क्यूब ऐसे। तो उत्तरोत्तर ये घात 2 2 1 1 और 0 0 इस तरीके से चल रहा है। ये पैटर्न पहले आपको देख लेना। अब इस पैटर्न के क्वेश्चन जो होते हैं हम उनकी शुरुआत कैसे करें और कैसे इन क्वेश्चन को करेंगे, तो लीजिए हम पहले इसके मेन पैटर्न को पकड़ लेते हैं। ये देखिए आपके पास जो है मैंने जो क्वेश्चन बताए, इन क्वेश्चन को कहा जाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा नाम है इसका कोचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी समघात रैखिक अवकल समीकरण या कोशी अवकल समीकरण। दोनों ही एक ही बात है। और जो पैटर्न मैंने बताया देखिए एन एन, ठीक है, या n-1 तो n-1 n-2 n-2 और प्लस ANY इक्वल टू क्यू। देख लीजिए ये सेम वही पैटर्न था जो मैंने आपको बताया, यानी पावर n है, यहाँ एक कम हो गई, फिर यहाँ एक कम हो गई। इन सभी क्वेश्चन में आप देख लीजिए सिस्टम यही है, 2 फिर घात 1 फिर घात 0 इस तरीके से। तो ये जो हमारा ये कहलाता है समघात रैखिक अवकल समीकरण या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे खास बात पहले ये, जैसे आपकी ये वाली पहचान हो गई, ये वाली सेम पैटर्न वाली ये पहचान अगर हो गई, इसका मतलब आपको मान लेना कि ये कोशी अवकल समीकरण है और इनको हल करने के लिए आपको z इक्वल टू log x लेना पड़ेगा और x इक्वल टू e पावर z हो जाएगा। और फिर इसमें ये खास पद x dy बाई डी एक्स, तो उसको dy लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को d इंटू डी माइनस 1 वाई लिखेंगे, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई लिखेंगे। इस तरीके से अगर पावर 4 होगी तो यहाँ से एक पद और d माइनस 3 और बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास अभी तक जो क्वेश्चन है वो पावर 2 तक की, तीसरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर ज़रूरत पड़ती भी हो तो भी आप आराम से कर सकते हो। ये आपको इसके अंदर खास पैटर्न याद रखना है, यानी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह, इस पूरे की जगह जो क्वेश्चन आएगा वहाँ हम क्या लेंगे, डी इंटू डी माइनस 1 वाई, और एक्स डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी वाई। देखिए अब सेम पुराना वाला पैटर्न ही है। हम सहायक समीकरण निकालेंगे, अगर उसके मूल अलग अलग है m1 m2 m3 mn डिफरेंट है
तो हम CF निकालेंगे, C1 ई पावर M1 Z लिखेंगे, C2 ई पावर M2 Z प्लस CN ई पावर MN Z, यानी कि C1, अब क्योंकि आपको मालूम है कि ई पावर Z हमारा x था, तो ये C1 x पावर M1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनको हल करने के लिए आपको z इक्वल टू log x, यानी कि ई पावर z को वापस x लिखेंगे। तो ये यहाँ पर ई पावर z को वापस x लिख दिया, ई पावर z x, इस तरीके से ये बाद में z वापस x में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप देखें, अगर ये दो मूल समान है m1 और m2, तो उस केस में CF जो बनेगा वो C1 प्लस C2Z ई पावर M1Z प्लस C3 ई पावर M2Z प्लस CN ई पावर MNZ है ना। ये दोनों सेम हो गए, सेम पुराना वाला पैटर्न है, वैसे ही ये भी। और उसके बाद में Z को वापस अपन log x लिखेंगे, ई पावर Z को x लिखेंगे, x पावर M1, C3 और ई पावर Z x पावर M2 बन जाएगा, ऐसे CN x MN बन जाएगा। ये आपके सम्मिश्र, ये इसके अपने अलग जो समान मूल हो उसके लिए। फिर हम बात करें, ये अगर तीन मूल समान है M1 अगर इस तरीके से ये MM में बोल दो इसको, तो CF में C1 प्लस C2Z प्लस C3Z स्क्वायर ई पावर MZ प्लस C4 M2Z इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये Z वापस अपन log x पुट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आपको पता है, ठीक है। सेम वही पैटर्न, ये हमारा CF बन जाएगा। अब अगर मूल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के रूप में है, यानी कि समिश्र मूल है, तो उस केस में क्या होगा, CF इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा Z C1 कोस बीटा Z प्लस C2 साइन बीटा Z प्लस C3। अगर तीसरा अलग मूल है, दो तो समिश्र हो गए, मान लो तीसरा अगर एक और है तो C3 ई पावर M3 Z इस तरीके से चलेगा। फिर हम Z को फिर से पुट कर देंगे log x, ये Z को log x बाकी एज इट इज़, ठीक है। ई पावर Z को भी हमने x पुट कर दिया है ना, कोई विशेष बात नहीं। और बाकी वाला जो एज इट इज़ C3 x पावर M3 हो जाएगा। ये चार पैटर्न हमें इसके अंदर ध्यान में रखने हैं। इन पैटर्न को अगर अपन ध्यान में रख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। देखिए, अब मैंने जो क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y एक्स स्क्वायर, आपको बता दिया मैंने। हम इसको पहले तो इसके अंदर में बता दिया कि आपको z इक्वल टू क्या लेना है, log x, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पावर z, ये हमें याद रखना है। अब इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया, d इंटू डी माइनस 1 दो बार है, ठीक है ना, तो ये d इंटू डी माइनस 1 आएगा, आपको पता है। और इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, बार ये जो y है जो ही है, वही ये वही सबका मैं लास्ट में कर दूंगा। फिर प्लस x डी बाई डी एक्स, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, d y बाहर ले लिया माइनस 4, और ये सबका पूरे का y बाहर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये ई पावर क्या हो गया 2z। अब इसको अपन अगर सिंप्लीफाई करें तो कुछ दिए, ये बन रहा है आपके डी स्क्वायर माइनस 4 वाई ई पावर 2z। बस अब वही तरीका आप सहायक समीकरण लिख दे, ए ई क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 4 0 या m इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो आपका जो CF बनेगा वो क्या बना, C1 ई पावर 2z माइनस का प्लस C2 ई पावर प्लस का 2z, और ये CF जो बनेगा वो C1 और ई पावर z। आपको मालूम है कि ई पावर z जो है आपके वो x है, तो इसके अंदर जो बनेगा वो आपके x पावर क्या बनेगा -2, और यहाँ C2 ई पावर जो आ रहा है 2z, तो देखिए अब ये e नहीं रहेगा, x बन जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। वापस वैल्यू पुट कर दी, इसको आप यहीं छोड़ दें। देखिए अब इसके अंदर पी जो है वो क्या होगा, 1/d स्क्वायर माइनस 4, और ई पावर इधर आपके क्या था, जो आपके q था याद अगर हो
तो Q इक्वल टू आपके इधर क्या बन गया था, e पावर 2z बन गया था। तो यहाँ पर आप 2z कर दें, और अब आप ध्यान से देखें 2 यहाँ अगर पुट करें, ठीक है, तो d इक्वल टू 2 पुट करें तो ये F2 जो है आपके वो 0 हो रहा है। तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे, आप याद कीजिए हमारा जो एक खास पैटर्न था वो क्या था, 1/FD जब 0 हो जाता है तो उस समय आपको पता हो कि अल्फ़ा जेड या ए जेड होता है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, x पावर r e पावर अल्फ़ा जेड कर दो, मतलब जेड तो जेड हो जाएगा यहाँ पे, चलो जेड कर दो, ये जेड हो जाएगा। और इधर नीचे आपके पता है फैक्टोरियल r और ये साई a। तो ये इनका मीन क्या था कि आप इसके अंदर इसको d+2 और d-2 करें e पावर 2z, और उसके बाद में ये तो बन जाएगा आपका साई a। तो पहली बात तो z के ऊपर पावर क्या आ जाएगा आपके यहाँ r यानी कि इसके ऊपर, क्योंकि इसमें रखने से आपके 0 हो रहा है तो इसके ऊपर पावर r1 है, तो ये r1, और उसके बाद में जो e पावर आपका 2z है एज इट इज़ रहेगा, और नीचे आपके ये साई a बन जाएगा, तो ये 2+2 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल r, तो यानी कि फैक्टोरियल 1। तो ये क्या बन गया आपके 1/4z e पावर 2z, मतलब 1/4, और z आपके क्या था, आपने क्या लिया था, z याद करो log x लिया था, तो ये log x, और फिर यहाँ e पावर 2z क्या हो जाएगा आपके x²। मतलब फाइनली जो बना वो क्या बना, 1/4 x² log ऑफ x, ये आपके PI हो जाएगा। जनरली आपको वो PI ही पूछेगा, तो PI आपको ऐसे निकालना है। देखिए अगला क्वेश्चन सेम वही पैटर्न, घात 2 घात 2 घात 1 घात 1 इस तरीके से हैं। तो मैंने बताया आपको वहीं क्या लेना है, z इक्वल टू क्या बताया था मैंने, याद है आपको, z इक्वल टू log x और x इक्वल टू e पावर z। और उस केस में हम इसको क्या लिखेंगे, d इंटू d-1 y पूरा हेड बाहर ले लेंगे, +7, फिर d, इसको d/x d/dx को d लिखते हैं, +13, तो ये आपका 13, और बाहर y और log x यानी कि ये आपके z। बस अब आपके इससे जो ये फाइनल बना वो क्या बन जाएगा, d² + 6d, है ना, एक कम हो जाएगा इस साथ में से, और +13 y बराबर z। सहायक समीकरण अगर अपन निकालें तो वो हो जाएगा m² + 6m + 13 = 0। और इससे आपके जो m के मान आएंगे वो, क्योंकि देखो ये निष्क्रिय गुणनखंड हो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो -b प्लस माइनस से आप करें तो ये हो जाएगा -3 ± 2 आयोटा। बस तो अब आपके ये जो CF बनेगा, याद कीजिए ये तो आपके क्या हो जाएगा, e पावर -3z बन जाएगा बाहर, और अंदर कौन बनेगा, याद कीजिए C1 कोस, और ये 2z प्लस C2 साइन 2z, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। और अब आप इसकी जगह वापस अपना वैल्यू पुट कर दो, तो देखिए ये आपके क्या आ गया, x पावर -3 और C1 कोस 2 log x प्लस C2 साइन 2 log x, ये आपके CF आ जाएगा। तो CF में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, अपन ने वापस z को x में कन्वर्ट कर लिया।
देखिए अब इसी क्वेश्चन का पीआई निकालते हैं और हमारे ये पर क्या है, जेड है। तो याद कीजिए अपने ये पॉलिनोमियल वाला तरीका आ गया। तो हम इसके अंदर क्या करें, सबसे पहला काम तो हम ये करें कि इसमें से जो 13 है वो कॉमन ले लेते हैं। तो अब ये 13 कॉमन लेने के बाद में ये क्या बन जाएगा आपके, यहाँ पर ध्यान से देखो आप, नीचे से अपन ने 13 कॉमन लिया तो ये आपके बना नीचे 1 + 6/13d + d²/13 ये बचेगा ऊपर जेड और 1/13। और यहाँ क्या होगा, इसको आप ऊपर ले लें, देखो ये ऐसे 1/13 और 1 + 6/13d और प्लस d²/13। और इस पूरे के ऊपर आप क्या लिखेंगे, -1 और बाहर अपना जेड रहने दो। बस अब आपको बाइनोमियल से इसका विस्तार कर लेना है। तो बाइनोमियल के विस्तार में क्या आएगा, 1 + 6/13d। देखिए इसको अपने को माइनस करना पड़ेगा और इसको ही माइनस करना पड़ेगा, d²/13 और प्लस डॉट डॉट, क्योंकि हमारे ये जेड की घात 1 है तो हमारे को इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, हमारे यहीं पर काम हो जाएगा। तो आप देखें 1/13 और ये 1 से तो जेड का गुणा हो जाएगा, -6/13 और जेड जो है वो उसका अवकलन 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, जेड आप वापस पुट कर दें। जेड आपके क्या था, याद कीजिए जेड इक्वल टू आपने log x लिया था, ठीक है। तो आप log x इसकी जगह वापस पुट कर लें, यानी कि जेड की जगह आप log x वापस लिख दें। तो फाइनली क्या बनेगा, ये 1/13 और ये log x इसकी जगह और -6/13, यानी कि फाइनली अगर आप पूरा लिखें तो 1/13 log x और इसको साथ में ले लें आप 6/169, ये आपका पी आ गया। मतलब फाइनल जो सॉल्यूशन है वो y = CF + PI, लेकिन हमें मतलब CF को और PI को फाइनल जोड़ के आप आंसर में लिख दो, वो आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन अपने को ख़ास तौर से CF और PI अलग अलग निकालना आना चाहिए। वहाँ एग्ज़ाम में अपने CF और PI अलग अलग से ही पूछे जाते हैं, RPSC का सिस्टम थोड़ा अलग है। देखिए आपको ये अगर तरीका अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें और इस मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको लगातार इसके जो भी लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूं वो आपको लगातार मिलते रहें। मैंने अभी तक लगभग 121 लेक्चर डाल दिए हैं, ठीक है। और जो 121वां लेक्चर जो अपने RPSC का ग्रेजुएशन लेवल और इस लेवल पे है, बाकी टोटल तो लगभग 290 के आसपास लेक्चर हो चुके हैं। और ये सारे के सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। विशेष तौर से सारे लेक्चर फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वो आपके जो RPSC के कोर्स के हिसाब से चल रहा हूँ। मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो अभी RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले जितने भी कंपटीटर हैं उनको मैं संतुष्ट करूं, उनको मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, ये मेरा प्रयास है। तो ये सब आपको CMPC यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां देखें और इसका पूरा फ़ायदा लें। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम वही पैटर्न है पूरा। तो मैं आपको बता दूँ कि y और y इसको मैं बाहर ले लूँगा और x² d²/dx² को मैं क्या लिखूँगा, d × d-1, फिर इसको लिखूँगा d, y बाहर आ गया और -3 और ये आपके बाहर y। और इधर क्योंकि आपको मालूम है कि अपन ने क्या लिया था, z = log x, तो x = e⁻z, ये यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इसकी जगह पुट कर देना है। आपको क्वेश्चन सोल्व करना, आपको इसके पूरे प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज अगर लेना हो तो एग्ज़ाम के बाद लेते रहना, जीवन पढ़ा हो पूरा।
तो एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या हो जाएगा ई पावर 2z और log x को अपन क्या लिखेंगे z। तो ये आपकी जो बना है फाइनल देख लो, ये क्या बन रहा है, ये डी स्क्वायर माइनस 2d और माइनस 3 ये आपके बन गया। बाहर आपके पूरा जो y है जो है ये, और ये आपके z ई पावर 2z बन जाएगा। इससे आपके जो ए ई बनेगा वो एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0, और इससे आपके जो m की वैल्यू आएगी वो 3 और -1 आ जाएगी। कैलकुलेशन ये आपको पता ही है, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो CF निकालना है वो आपके क्या हो जाएगा, C1 ई पावर 3z प्लस C2 ई पावर माइनस z, और ये आपके फाइनल क्या हो जाएगा, इसका C1 अपनी जगह और ई पावर z को हमने क्या लिया था, x लिया था, तो ये x क्यूब और ये C2 x पावर -1 यानी कि 1/x हो जाएगा। ये आपके CF आ गया। अब हम निकालते हैं PI। देखिए इसका PI निकालना है, यहाँ z ई पावर 2z है। आपको अगर याद हो तो 1/FD मैंने पिछले वाले लेक्चर के अंदर बताया, ई पावर AXV अगर ऐसा होता है तो हम इस ई पावर A को आगे ले आते हैं और यहाँ हम क्या करते हैं, FD के अंदर हम ये A जोड़ देते हैं और फिर यहाँ V पड़ा रहने देते हैं। ये हमने इसके अंदर पढ़ा है, तो हम इसके अंदर यही काम करते हैं। ये ई पावर 2z आगे ले आते हैं और यहाँ हम D की जगह d प्लस 2 होल स्क्वायर 2 इंटू डी प्लस 2 और -3, और फिर यहाँ कौन बैठेगा, ओनली z, ये आपके रह जाएगा। तो ऐसा करते ही आपकी ये जो फाइनल बनेगा, देखिए इसके बाद में सीधा ई पावर 2z और ये आपके बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d और -3z। तो ये ई पावर 2z और इसमें से मैं क्या करता हूँ, माइनस का 1/3 कॉमन ले लूँ, तो आपके ये जो है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - 2d/3 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 3 होल पावर -1z, ये बन गया। अब आप इसका विस्तार कर लें तो ये माइनस का 1/3 ई पावर 2z, और यहाँ अगर ध्यान से देखें तो बाइनोमियल लगाना है। अब दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है तो अपने को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि z है तो हमारे खाली d से काम चल जाएगा, इसका भी ज़रूरत नहीं है। तो 1 + nx ये आगे आ जाएगा, तो ये 1 + 2d/3 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3, ये ऐसे चलेगा और बाहर क्या है z। तो आप देखो कि माइनस का 1/3 ई पावर 2z और ये अंदर क्या बच जाएगा आपके, ये z इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आपका z हो गया, ठीक है। फिर z का d से d मतलब करना है, यानी कि एक बार अवकलन करना है, तो प्लस ये 2/3, और अब अगर इसका z का 2 बार करोगे तो 0 हो जाएगा, आगे वाले सब खत्म, ठीक है। तो आपके खाली प्लस आगे सारे 0 हो गए, मतलब फाइनली क्या हो गया आपके, देखिए -1/3 और ई पावर z है ना, मतलब ये हो गया आपके x²। ई पावर z को आपको क्या लिखना था, x लिखना था, ठीक है। और ये z आपके क्या हो गया, log x प्लस 2/3, ये आपके आंसर। मतलब फाइनली y = CF प्लस PI। CF आपने पीछे निकाल रखा, PI ये हो गया, दोनों को प्लस करो, ये आपके आंसर आ जाएगा। तो PI निकालने का जो तरीका है वो सब मैंने पीछे बता रखा, वही तरीका, आपको नया कुछ भी नहीं करना है, आपको उसी हिसाब से चलना है जो मैंने पीछे बता रखा है। 4-5 चीज़ों के अलावा आपको और कुछ देखना ही नहीं है बस, तो आपके आराम से PI निकल जाएगा, और PI ही जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
तो लीजिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सेम वही पैटर्न आपको पता है। z इक्वल टू क्या लेना, log x, तो x इक्वल टू ई पावर z, ये याद रखते हुए आपको इसकी जगह सेम वही तरीका d इंटू डी माइनस 1 माइनस 3d प्लस 4। अब तो आपको ये पैटर्न दिमाग में बैठ ही गया होगा, पक्की बात। 2 और x स्क्वायर यानी कि ई पावर 2z, ये आपके पास आ गया। और इसको आप सिंप्लीफाई अगर करें तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 बाहर y 2 ई पावर 2z एज इट इज़। और इसके बाद में आपका ये जो एक्सिलरी इक्वेशन होगा वो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। मतलब आपके m की जो वैल्यू होगी वो प्लस की 2 और प्लस के 2, यानी दो सेम वैल्यू हो गई। अब आपको पता है कि इससे आपका जो CF बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों सेम वैल्यू है, तो C1 प्लस C2Z और e पावर 2z। बस C1 प्लस C2Z इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, log x, ठीक है। और ये e पावर 2z को x लिखेंगे तो बाहर क्या होगा, x स्क्वायर। देखिए ये तो आ गया अपना CF, है ना। अब निकालते हम PI। देखिए अब आपको PI के लिए, अब आपको जो PI निकालना है, तो अब इसके अंदर PI में सेम देखिए वहीं पर सोचिए 2 तो आगे रह जाएगा, इसका तो कोई रोल नहीं। और 2 अगर आप यहाँ बिठाते हो, ठीक है ना, तो ये देखिए आपके एक तरह से F2 जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला तरीका तो अपन डायरेक्ट 2 तो इसके अंदर पुट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम यूँ करेंगे, इसका फैक्टर कर लेते हैं d माइनस 2 होल स्क्वायर और e पावर 2z। अब आप याद करिए हमने जो लिया था 1/FD e पावर अल्फ़ा z या EZ, तो इसके लिए हमने क्या लिखा था, आपको याद होगा z पावर r e पावर अल्फ़ा z एज इट इज़, और नीचे फैक्टोरियल r और साई अल्फ़ा या a। तब इसमें साई अल्फ़ा तो इसके अंदर बन ही नहीं रहा, मतलब ऐसा कोई गुणनखंड नहीं बचा जिसमें आप अल्फ़ा पुट करने पर 0 नहीं आ रहा हो। इनमें सब में 0 आ रहा, तो ये साई तो इसमें बचेगा ही नहीं, हमारे पास केवल यही बचेगा। तो उस केस में आप 2 और ये z पावर r, मतलब z पावर r की जगह क्या हो गया 2, और फिर e पावर आपके पास में क्या है 2z, और नीचे आपके क्या बन रहा फैक्टोरियल r, मतलब फैक्टोरियल 2 बन जाएगा। बस ये आपका काम हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो 2 से 2 तो कैंसिल, आपके पास क्या बचा z स्क्वायर e पावर 2z बचा। और जब ये बचा तो कहाँ में क्या बचा, आप z की जगह log x, और ये आपके क्या हो गया, तो ये तो हो गया आपके पास log x का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा आपके पास में x स्क्वायर। मतलब फाइनली क्या बचा, इसको सेट कर लें आप, मतलब x log x और इसका होल स्क्वायर, ये आपके PI आ गया। तो फाइनल सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या बन जाएगा, CF प्लस PI, ये आपके आंसर हो जाएगा। तो ये PI निकालना आपको बता दिया मैंने, इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको इसके अंदर क्या करना है, ठीक है। तो अब ये चीज़ लेने के बाद में मैं आपको एक बार हमारे इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। देखिए एक समराइज के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको कि PI के लिए हमें जो निकालने होते हैं तो उसमें Q जो होता है
वो सबसे पहले e पावर ax होता है। और इसके दो केस बनते हैं, आपको पता होगा। एक तो आप डायरेक्ट a पुट कर दें, ठीक है ना, जबकि एफ ए नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी बार आप क्या करें कि जब एफ ए इक्वल टू 0, तो इस केस में आप क्या करते हो, एक्स पावर आर ई पावर ए एक्स और फैक्टोरियल आर और साई ए ये लगा देते हो। और जब आपके पास में q बराबर साइन एक्स या साइन ए एक्स या फिर कोस ए एक्स होता है, तो उस केस के अंदर भी आपको क्या करना होता है, आपको 1 अपॉन जो एफ डी होता है और इसकी जगह आपके साइन ए एक्स हुआ, तो आपको पता होगा कि हम इसकी में एफ माइनस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स लिखते हैं। मतलब आपके डी इक्वल टू डी स्क्वायर, मतलब सॉरी डी इक्वल टू आपको माइनस ए स्क्वायर पुट करना होता है ना, डी की जगह, ध्यान रखना। तो ये इसके अंदर भी, हाँ ये ठीक है बिल्कुल, मतलब डी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करना आपको इसके अंदर। और उस केस में जबकि एफ माइनस ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये हो, तब तक आप ये चलाएंगे। जब ये अगर 0 आ जाता है तो फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये ख़ास तौर से आपको ई एक्स साइन ए एक्स कोस एक्स, और तीसरा जो आता है वो क्या आता है आपके एक्स पावर एन, मतलब बहुपद। तो उसके लिए आपको इसमें 1 प्लस एक्स पावर एन करके और बाइनोमियल वाला लगाना है। इस तरीके से आप कोई सा भी अगर पी आई निकालना हो किसी भी फंक्शन में तो आप आराम से निकाल सकते हो। आपको ये तरीका यूज़ करना है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम पार्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया है अब, यानी ये जो एक सेकंड ऑर्डर वाला था, ठीक है ना। तो अब मैं इसके बाद वाले जो साइमल्टेनियस वाला जो पार्ट है, जो युगपत समीकरण, जो दो अवकल समीकरण साथ में होते हैं उनको हल करते हैं, वो वाला पार्ट लूँगा, ताकि वो भी आपके पूरा, ये वाला जो पार्ट है वो नया है, ये पिछली बार जो अभी तक वाले उसमें सिलेबस में नहीं था, नया डाला है, और वो मैं अगले लेक्चर में लूँगा। तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर करें, अच्छी मेहनत करें और डट के लगें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। CMPC यूट्यूब चैनल आपके लिए लगातार काम कर रहा है और करता रहेगा आपके लक्ष्य तक पहुँचने तक। धन्यवाद।